नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं दीपाली सिंह। सबसे पहले देखते हैं 20 बड़ी खबरें। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों 2024 गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत की यात्रा पर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हुई बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक में आगामी रणनीति पर हुई चर्चा। आज दूसरे दिन भी होगी अहम विषयों पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम कुसुम योजना से अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित करने के दिए निर्देश। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक इस योजना के तहत लगभग 51,000 किसानों को सोलर पंप के लिए अनुदान दिए जा चुके हैं। स्टैंप एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश में 11 बड़े जिलों को नए साल का तोहफा दिया जा रहा है। कोविड के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर शासन ने सभी सरकारी निजी अस्पतालों के साथ ही सीएमओ को नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों, खांसी, बुखार व श्वास संबंधी मरीजों की होगी कोविड जांच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने पर चर्चा हुई। 28 जुलाई 2005 को हुए श्रमजीवी विस्फोट कांड में हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश राय की अदालत में दोषी करार दिया गया। इस मामले में अब 2 जनवरी को सुनवाई जाएगी सजा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। कहा 22 जनवरी के लिए जिन लोगों ने बिना निमंत्रण या ड्यूटी की अयोध्या के होटलों और धर्मशालाओं में बुकिंग कराई है वो बुकिंग तत्काल होगी कैंसिल। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। इस उपलक्ष्य में 14 से 22 जनवरी तक प्रदेश के सभी मंदिरों में होगी राम कथा और भजन कीर्तन। भगवान श्री राम एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में करेंगे। अयोध्या में श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन से पहले हुआ ट्रायल रन शुरू। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण नए साल पर बांके बिहारी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को 2 गज की दूरी और मास्क के नियम का पालन करने को कहा गया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को नैक मूल्यांकन में A+ ग्रेड। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी बधाई और शुभकामनाएं। पहली बार उत्कृष्ट CGPA के साथ मिला A+ ग्रेड। पूर्व मंत्री राकेश दर त्रिपाठी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप में प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला। 10 लाख का जुर्माना और 3 साल की कैद की सजा। सजा के बाद कोर्ट से पूर्व मंत्री राकेश दर त्रिपाठी को 389 CRPC के तहत मिली जमानत। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने चित्रकूट जिले में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र किया वितरित। चावल अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के साथ MOU का आदान प्रदान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया 31 दिसंबर को लखनऊ में महिला हाफ मैराथन का किया जाएगा आयोजन। इस हाफ मैराथन के लिए 4000 से अधिक महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा 11 फरवरी 2024 को होगी आयोजित। इस भर्ती परीक्षा में 25 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कौशाम्बी के दौरे के दूसरे दिन कड़ा विकासखंड के थुलुगुआ गांव के प्राथमिक पाठशाला में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण। राज्यपाल ने लोगों से स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को समृद्ध बनाने की अपील की। प्रदेश भर में बोई जाने वाली फसलों के सटीक आंकड़े जुटाने के लिए सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे का लिया सहारा। इसके तहत रबी, खरीफ और जायद सीजन में बोई जाने वाली फसलों का फील्ड टू फील्ड सर्वे कराया जाता है। प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि रबी फसलों की बुआई से पहले सभी जनपदों में स्थापित हो हेल्प डेस्क। 31 दिसंबर तक किसानों को होगा खरीफ मानदेय का भुगतान।
और अब समाचारों को विस्तार से देखते हैं। जब भी संसद का सत्र आरंभ होता है तो कई अपेक्षाएं होती हैं। उम्मीद होती है कि इस बार बेहतर कामकाज होगा, जनहित राजनीति से ऊपर रहेगा। इस बार का शीतकालीन सत्र लोकसभा चुनाव से पहले आखिर पूर्ण सत्र था, तो अपेक्षाएं भी अधिक थी और इस सत्र में दोनों सदनों में ऐतिहासिक क्रिमिनल जस्टिस बिल समेत कुल 19 बिल पारित किए गए। हालांकि इस बात का अफसोस भी रहा कि विपक्ष संसद में गंभीर विपक्ष में शामिल नहीं हुआ। इस बार का शीतकालीन सत्र कई मायनों में खास रहा। सत्र में 3 आपराधिक कानूनों में क्रांतिकारी बदलाव के साथ ही जम्मू कश्मीर से संबंधित अहम बिल पारित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस सत्र में दोनों सदनों में 19 बिल पारित किए गए। दिस सेशन प्रोवाइडेड 14 सिटिंग्स स्प्रेड ओवर 18 डेज। 12 बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, 12 बिल इंट्रोड्यूस किए थे, 18 बिल लोकसभा में पारित हुआ, 17 बिल राज्यसभा में पारित हुआ। दोनों मिला के 19 बिल्स दोनों सदन मिला के पारित हुआ है। प्रहलाद जोशी ने बताया कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश युग के कानूनों को खत्म किया गया है। भारत के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था उसमें बदलाव लाके भारतीयता के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 ये करते हुए भारत के ऐतिहासिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर पहले से जो हमारे विरासत थी उसके आधार पर भारतीयकरण में पूरा विश्वास रखते हुए और आधुनिकता में थोड़ी भी कम न करते हुए, तो in all the 3 bills, whatever the most modern technologies are available, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए वो भी अपनाए हैं। दिस इज ए हिस्टोरिकल बिल। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 76 औपनिवेशिक कानून खत्म किए गए हैं। सत्र में भारतीयता को लेकर के बहुत बड़े कानून बने। भारत के लोगों द्वारा बनाई गई संसद में भारतीयता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें ये हिस्टोरिकल तो है ही, लेकिन इतिहास में अमर होने वाले कानून बने हैं। इस सत्र में गुलामी के कोई भी अंश हैं तो उनको हम समाप्त करेंगे। इसी सत्र में 76 ऐसे पुराने कानून भी समाप्त हुए जो कॉलोनियल और ब्रिटिश पीरियड के समय बनाए हुए कुछ कानून थे। प्रहलाद जोशी ने कहा कि अनुच्छेद 370 से लेकर न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तक जो कुछ भी इन 5 सालों में हुआ है वो ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि कानून में बदलाव आने वाले 100 वर्षों को ध्यान में रखकर किया गया है। आइए देखते हैं अयोध्या से जुड़ी कुछ विशेष खबरें। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले वहां फ्लाइट का ट्रायल किया गया। अयोध्या के जिलाधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को A320 जहाज की सफल लैंडिंग के साथ ही ट्रायल किया गया। अयोध्या के नवनिर्मित हवाई अड्डे से अब जल्द ही परिचालन भी शुरू हो जाएगा। इससे देश विदेश जाने वाले श्रद्धालुओं आम जन को काफी फायदा होगा। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एक साथ कई विकास कार्यों और विभिन्न प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा रहा है, तो वहीं यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम भी लगभग पूरा हो गया है। शुक्रवार को अयोध्या में A320 जहाज की सफल लैंडिंग कराकर रनवे का ट्रायल किया गया। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले फ्लाइट का ट्रायल हुआ। एयरपोर्ट के अधिकारियों के सामने एयरक्राफ्ट को रनवे पर उतारा गया। सिविल एविएशन के अधिकारी एयरक्राफ्ट से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे थे।
30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और सुरक्षित और काफ़ी बेहतर रहा है और इसको ओके किया गया है। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि डीजीसी की परमिशन मिल चुकी है और एयरपोर्ट पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षा के सभी मानकों के अनुसार है और ये ट्रायल से प्रूव भी हो चुका है और हम लोग आगे की 30 तारीख की तैयारी कर रहे हैं और उसके पहले का पूर्व ट्रायल था और काफ़ी बेहतर रहा है। सिविल एविएशन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट के ट्रायल रन के साथ साथ व्यवस्थाओं की भी जांच की। फ्लाइट में मौजूद सिविल एविएशन के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने लैंडिंग के दौरान की स्थिति की समीक्षा की। देखा गया कि नवनिर्मित एयरपोर्ट के रनवे पर विमान की स्मूथ लैंडिंग हो पा रही है या नहीं। सभी प्रकार की स्थितियों की समीक्षा की गई। इसके अलावा हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद करने की बात की गई। सबको इंतजार है जब 22 जनवरी को भगवान रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी। निर्माणाधीन राम मंदिर के पूर्ण होने में अभी समय लगेगा, लेकिन राम भक्तों में राम मंदिर का मॉडल बेहद लोकप्रिय हो रहा है। राम मंदिर के मॉडल को हर राम भक्त के हाथ तक पहुंचाने के लिए कारखाना भी लगाया गया है। पेश है ये रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला दिया तो अयोध्या में विचार भी बदले और व्यवसाय भी बदले। फौज से रिटायर होकर के आदित्य आए थे, इनके मन में भगवान राम के प्रति अयोध्यावासी होने के नाते वही श्रद्धा थी और उसी श्रद्धा के साथ ये हर राम भक्त के हाथ में भव्य और नव्य राम मंदिर तक को पहुंचाना चाहते थे। इसी चाहत के साथ एक कारखाना बनाया और उस कारखाने में भले ही राम मंदिर अभी 3 साल में पूर्ण होगा, लेकिन उसका रूप कैसा होगा वो आज ही हर राम भक्त को ये दिखाना चाहते। जो लोग दर्शन करने या जो लोग नहीं आ सकते हैं तो कम से कम वो मॉडल्स को देख के ये चीज समझ लें, ये देख के उनको लगे कि हमारा जो राम मंदिर का मॉडल देखने के बाद उनको लगे कि इस तरह से हमारा मंदिर बनाया गया होगा। जब ये राम मंदिर का मॉडल यहाँ पर तैयार करने का कारखाना शुरू हुआ तो जिस तरह से भगवान श्री राम का स्वरूप वांग्मय है उस तरह से इनके मॉडल का वांग्मय स्वरूप भी दिखाई दिया। कारण स्पष्ट है कि जिस लकड़ी से ये मॉडल तैयार किया जा रहा है इस लकड़ी को न्यूजीलैंड से मंगाया जाता है। भगवान श्री राम का मंदिर जब अयोध्या में बनकर पूर्ण होगा तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में आलोकित होगा और हर घर में भगवान श्री राम की प्रतिकृति पहुंचे, उनकी मर्यादा पहुंचे, उनके आदर्श पहुंचे। निश्चित रूप से अयोध्या यही चाहती है और यहाँ इस मॉडल में जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण हो रहे मंदिर का रूप दिया जा रहा है, निश्चित रूप से राम भक्त अयोध्या से सब यहाँ से ले जाना चाहते हैं। राजेंद्र सोनी और विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हुई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया, जिसके मुताबिक 22 जनवरी के लिए जिन लोगों ने बिना निमंत्रण या ड्यूटी के अयोध्या के होटलों और धर्मशालाओं में बुकिंग कराई है वो बुकिंग तत्काल कैंसिल होगी। 22 जनवरी को अयोध्या में बस वहीं रुक पाएगा या एंट्री कर सकेगा जिसके पास ड्यूटी पास या श्री राम मंदिर ट्रस्ट का निमंत्रण पत्र होगा। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। बिना राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के निमंत्रण पत्र अथवा ड्यूटी के नहीं रह सकेगा कोई भी अयोध्या में। आइए अब नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों पर। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने चित्रकूट जिले में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होकर वहां मौजूद महिलाओं की गोद भराई एवं अन्नप्राशन कराया। नरेंद्र कश्यप ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित तमाम योजनाओं के प्रमाण पत्र का वितरण कर लाभ दिया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को 2047 तक समृद्ध एवं विकसित भारत बनाने का संकल्प दिलाया। तक भारत विकसित राष्ट्र बने, इस संकल्प को लेकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संदेश वाहन गांव-गांव, गली-गली जाकर देश की सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है। लाभार्थियों को मौके पर लाभ देकर
उनके हक को दिलाने का काम कर रहा है। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि आज मंच के सम्मुख बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारे भाइयों ने बहुत सारी योजनाओं का आपकी उपस्थिति में लाभ लिया है, प्रमाण पत्र लिए हैं। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि अब हमारा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ गया। अरे पहले की दिक्कत मत पूछिए, हम काफी झोपड़ी में रहते थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया आवास, तो हमको सुकून मिल गया। उधर जौनपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनपद की विकास खंड करंजकला की ग्राम पंचायत बैजापुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एमएलसी ब्रिजेश सिंह प्रिंशू ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया। कार्यक्रम के तहत एलईडी वैन के माध्यम से सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही स्वास्थ्य शिविर में लोगों की जांच की गई। कृषि विभाग द्वारा जागरूकता स्टॉल लगाते हुए विभिन्न कृषि कृषक आधारित योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया गया। विकासखंड करंजा कला के ग्राम सभा बैजापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो देश की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जो देश की सरकार बनी, उस सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए बिना किसी जात, धर्म, मजहब के भेदभाव के हर उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया जिसको मूलभूत आवश्यकताएं थी, जो मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित था। और उसी के क्रम में एक एलईडी वैन पूरे देश में ये चल रहा है। हर ग्राम सभाओं में जाकर आम जनमानस के बीच उन कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आम जनमानस उन योजनाओं को जान सके और उसका लाभ उठाकर अपने आप को राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ सके। हमारा आवास मिल गया है। पहले हम छप्पर में रहते थे, अभी फिलहाल में बाल बच्चे के साथ में हम रह रहे हैं। हमारा आवास बन गया है। हम सबके धन्यवाद बोलते हैं, प्रधान जी के धन्यवाद बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद बोलते हैं। और हमारा आयुष्मान कार्ड बन चुका है, 5 लाख का लाभ पाएंगे। सरकारी प्राइवेट अस्पताल में चाहे जहां भी सुविधा मिलेगा। पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो मिलता है, साल में 6,000 रुपया 3 किस्त के रूप में प्राप्त होता है। हम उस सम्मान निधि जो पैसा मिलता है, हम उसे खेती के कार्य में लगाते हैं। खाद, बीज और दवा जो उपलब्ध होता है, हम उसे उसकी खेती में लगाते हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आइए अब देखते हैं काशी तमिल संगमम से जुड़ी खबरें। काशी तमिल संगमम के तीसरे ग्रुप में आए हुए प्रोफेशनल्स का नमो घाट पर एक इंटरेक्शन यानी आपसी संवाद हुआ। इस दौरान लोगों ने शिक्षा, व्यापार, कला और संस्कृति सभी का समन्वय स्थापित करने पर चर्चा हुई। तमिलनाडु से आए प्रोफेशनल ग्रुप के लोगों के मुताबिक काशी का तमिल से बहुत पुराना संबंध है, लेकिन मौजूदा समय में अगर कोई समस्या आती है तो वह भाषा की समस्या है। अगर इस भाषा की समस्या को दूर किया जाए तो वह बहुत तेज गति से हमारे आपसी संबंध और मजबूत और प्रगाढ़ होंगे। समूह के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। Very nice program. Lot of things we came to understand about this program. From this program, much more highest people, highest Padma Award winners also come and speak to the lectures to us. It's very excitement to us. Very nice program. We are enjoying that. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला इकाई लखनऊ में मातृशक्ति सम्मेलन 24 दिसंबर को सीएमएस ऑडिटोरियम कानपुर रोड में आयोजित करने जा रहा है। इसमें 2500 से अधिक गांव और शहर की महिलाएं हिस्सा लेंगी। इसकी जानकारी देते हुए आज महिला समन्वय प्रांत संयोजिका डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने बताया कि सम्मेलन में महिलाओं की सहभागिता, उनकी समस्याओं और समाज में उचित स्थान दिलाने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं का विकास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा।
संघ का एक कार्य है महिला समन्वय। उस महिला समन्वय के द्वारा पूरे देश में 508 महिला सम्मेलन हो रहे हैं। उसी के क्रम में लखनऊ में 24 दिसंबर को CMS गोमती नगर विस्तार में एक कार्यक्रम महिला सम्मेलन मातृशक्ति सम्मेलन संपन्न किया जाएगा। ये सम्मेलन हो रहे हैं, इसमें 3 विषय ले रहे हैं हम ही सब लोग, और वो विषय है भारतीय चिंतन में महिला, भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका, और स्थानीय आधार पर महिलाओं की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को चिन्हित करने के बाद उसके समाधान का प्रयास भी वहीं खोजने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम श्री स्कूल की स्थापना पर विशेष जोर दिया जाता रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद में नई शिक्षा नीति और पीएम श्री स्कूल योजना के तहत जहानागंज विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय धरवारा में खेल के मैदान शुभारंभ किया गया। स्कूल के वार्षिकोत्सव के दौरान ही विद्यार्थियों के लिए खेल के मैदान मिलने से विद्यार्थियों में काफी उत्साह नजर आया। इस विद्यालय में आने वाले समय में खेल के मैदान के अलावा लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लासेस और नई अत्याधुनिक प्रयोगशाला का भी निर्माण किया जाएगा। एक मॉडर्न स्कूल के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रथम दृष्टिया इस बच्चों को खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, TLM के लिए स्मार्ट क्लास के रूप में जो गतिविधियां हो सकती हैं उन सभी गतिविधियों को यहाँ पे संचालित किया जाएगा। तो विद्यालय को स्मार्ट क्लास के रूप में डेवलप करना है। इसमें जो भी आधारभूत चीज़ें देंगी, जैसे फर्नीचर है और बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान है, इन सबको एक व्यवस्थित रूप देना है। वैसे विद्यालय में पर्याप्त जगह है, इसी कारण इसका चयन भी हुआ है और इसी को एक आदर्श स्कूल के रूप में स्थापित करना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले राम संजीवन प्रसाद संजीव ने बताया कि वे सरकार और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। इस पुरस्कार के लिए उन्होंने कहा कि पहाड़ों और प्रकृति की वादियों में रहकर हमने अपनी लेखनी की शुरुआत की है। जीवन में हमने कई संघर्ष किया, तब जाकर ये मुकाम हासिल किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले संजीव ने कहा कि अब तक मेरे द्वारा 200 से अधिक उपन्यास और कहानी लिखी जा चुकी है, जो प्रकाशित भी है। उन्होंने कहा कि आज भी लोग उपन्यास, कहानी, कविताओं को पढ़ते हैं और उनमें और रुचि दिखाते हैं। आज उपन्यास और कहानियों का स्थान वही है जो आज से वर्षों पूर्व रहा है। ये सब लोगों की बात है, सारे लोग यही कह रहे हैं। इतने दिन लग गए हुजूर आते आते लिखने के बाद मैंने काफी कहानी लिखी, लगभग 200 से ऊपर कहानियां। प्रयागराज पुस्तक मेले के नाम से ज्ञान कुंभ पर आधारित राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत हुई। इस पुस्तक मेले का शुभारंभ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने किया। पुस्तक मेले के संयोजक मनोज सिंह चंदेल ने बताया कि पुस्तक मेला 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। इस पुस्तक मेले में देश के अनेक प्रांतों के प्रकाशकों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं, इसलिए इस मेले का नाम ज्ञान कुंभ रखा गया है। पुस्तक मेले में आए हुए पुस्तक प्रेमियों ने बताया कि एक ही छत के नीचे सभी कोर्सों और सभी भाषाओं की किताबें मिल रही हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सारी बुक्स के कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि बुक्स काफ़ी अच्छी है और इलाहाबाद कितना आगे बढ़ रहा है बुक्स के लिए और नॉलेज के लिए। इसी तरीके से अगर बुक्स हमारी बिकती रही और नॉलेज सबको बढ़ती रहेगी। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग माहौल है यहाँ का। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है बुक की, मतलब कोई एक सेंटर्ड नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड बुक्स मिल जा रही हैं। एंड हम कई बार देखते हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए जल्दी मिलती नहीं है, बट यहाँ पे आपके पॉइंट से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। और ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है इन द सेंस यहाँ पे आपको ऑल अराउंड द वर्ल्ड की भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स मिल रही हैं। जनपद हमीरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। यह प्रशिक्षण लाभार्थियों को निःशुल्क दिया गया। उपायुक्त उद्योग श्रम आयुक्त रवि वर्मा ने बताया कि जनपद में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 1050 लाभार्थियों को विभिन्न ट्रेडों के लोगों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण पाकर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थी काफी खुश नजर आए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं।
फतेहपुर में पारा गिरने के साथ जिला अस्पताल समेत अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य संबंधी रोगियों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो गई है। ठंड से होने वाली बीमारियों में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी रोगियों का औसत 70% पहुंच गया है। जिला अस्पताल मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार चौधरी ने बताया कि इस समय सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिनके इलाज के लिए दवा से लेकर इनहेलर तक की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि ठंड से बचाव करते हुए अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। इस समय पहली बात मैं बता दूं, सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सांस में आपके COPD के हैं, अस्थमा के हैं, साइनोसाइटिस के हैं, एवं हमारे हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं। BP के पेशेंट जो है, BP पेशेंटों का इस समय ज़्यादा बढ़ रहा है ठंडी की वजह से। और इस समय हम लोगों को ठंड से बचना चाहिए, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, एवं अपनी जो दवाएँ चल रही हैं उनको रेगुलर रूप से लेते रहना चाहिए और डॉक्टर से बीच बीच में परामर्श लेते रहना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास इनहेलर की भी सुविधा है। इस समय हमारे पास गवर्नमेंट से जो भी सप्लाई दवाएं हैं वो सारी हैं। BP की भी हमारे पास दवाएं हैं, शुगर की भी हैं हमारे पास, और इनहेलर भी इस समय गवर्नमेंट दे रही है। इस समय जो बच्चे आ रहे हैं अधिकतर जो है ना सर्दी, बुखार और जुकाम के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं इसमें। और उनके बचाव के लिए कि एक तो ठंडा पानी न पिलाएं, पानी कुनकुना करके पिलाएं, और सुबह शाम बच्चों को कान ढक के और पैर ढक के रखें। फुल आस्तीन के कपड़े पहनाएं, सुबह शाम बच्चों को बाहर ना निकालें, और घर में बना हुआ ताज़ा भोजन खिलवाएं, बाहर का सामान कम से कम दें। समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।